लकी ओ लकी चल यार, अब इसके चल या बेबी वो। और रेडियो में एक सितारा होता था आरजे पंकज। मैंने ये किया था, उसमें ऐसा हुआ था, ये हाथ एक्सप्रेशंस हाँ, जीरो में आना बड़ा अच्छा होता है, जीरो के बाद फिर राइज होना। सहानुभूति की भीख भी देने लगे हैं लोग। यूं ना अपने दिल का हाल हर किसी से कहा करो। तो रेडियो काफी कम हो गया अब। कि रेडियो कभी खत्म नहीं होगा। कोई फर्क है क्या आपके रेडियो में और पहले के रेडियो में? अब मुझे लगता है कि अब आरजेस पर काफी प्रेशर आ चुका है। आप देखो इन्फ्लुएंसर्स कितने आगे, सॉरी माइक का निकल हाँ आएगी, आवाज आएगी। अच्छी खासी आवाज आ रही है। ये तो आपने तबला बजा दिया। आरजे बनने में क्या क्या क्वालिटी चाहिए भैया? अपने आप से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। हाय मैं हूँ XYZ और आप सुन रहे हैं ये वाला FM, और फिर लास्ट में टैगलाइन सुनते रहो, सुनाओ, लाइव बनाओ, दिल जियो दिल से, या ऐसे बस आगे, बस आगे नहीं। रेडियो इतना तो नहीं चलता। लास्ट जॉब आप कहाँ कर रहे थे? जो आपके ओहदे की वजह से जुड़ते हैं, जैसे ओहदा खत्म लोग खत्म। पॉलिटिक्स जो है ना, अरे हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करो, बाद में आपको पता चलता है यही बंदे आपको अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। एआई में कंपटीशन लग रहा है आपको? बहुत बड़ा थ्रेट है। तभी मैं कहता हूँ ना कि हमें भी अपने आप को सॉफ्टवेयर ही मान के चलना होगा। आज के बाद में ऐसा होगा, ये चीज देखने को लगेगी। बात बहुत पुरानी है। एक राजा हुआ करता था जिसकी 3 रानियां थी। वो तीनों रानियों से बहुत प्यार करता था। आपने तो कुछ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी पार्टिसिपेट किया, वो क्या कहानी थी? नॉन स्टॉप डे एंड नाइट आपको शो करना है। आयुष्मान खुराना आपके दोस्त हैं। उसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो जितना बड़ा सितारा बना है ना, उतना ही बेहतरीन इंसान है, उतना ही अच्छा। रेडियो को जितना सीक्रेट रखा जाए उतना ज्यादा अच्छा, कि लोगों को थोड़ा सा उठने दो उनके अंदर क्यूरोसिटी कि यार ये जिस आवाज को सुना है हमने, ये कौन है, कैसा है बंदा, क्या है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। यादों के पिटारे में बहुत सारी बातें हैं। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ भैया मेरे बहुत अजीज दोस्त, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो मौजूद है। आरजे पंकज, मिस्टर पंकज या पम्मू, क्या कहूँ आपको? यार प्यार से तो जो नाम बोल दे बंदा उसी में खुश हो जाता है। पर जैसे भी आपने शुरुआत करी ना, मैं तो इसी में खुश हो गया। खुश हो गए? तो मेरे को भी एक बूस्टिंग शुरुआत चाहिए भाजी। आप ना बड़े वेराइटी से हर कोई भी डायलॉग को बड़े वेरिएशन से, बड़े तरीके से बोलते हो। तो एक बार आप भी बोल दो, आपको आके कैसा लगा अलग अलग वेरिएशन में यहाँ पर हमारे पॉडकास्ट में? देखो अगर तो मुझे सच में अच्छा लगा तो मैं कहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं किसी को सुनाने के पर्पज से कहूंगा, मुझे भी अच्छा लगा। या अगर मैं आपसे कहूं कि तुम मुझसे पूछ रहे हो मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, अब मैं सुकून से कहूंगा मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। तो ये 4 बार एक ही लाइन। तो कौन सी वेरिएशन आप यहाँ पर तो यहाँ पे कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। एनीवेज, पंकज भाई के साथ ना मैं काफ़ी बेसिकली जो हमारी सीरीज चल रही है, जो पुरानी यादें जो हम ताज़ा कर रहे हैं, तो वो पंकज भाई भी हमारे, जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था उस टाइम पे बड़े पीक में था, तो उस टाइम इनको काफ़ी फॉलो करता था। और सबसे पहले हमारी मुलाकात डे एंड नाइट के डे एंड टाइम नाइट पे हुई। हाँ, तब हाँ। तब बेसिकली एक मुलाकात तो हुई थी, लेकिन पासिंग मेंशन मुलाकात हुई थी। हाँ, तो हाँ, उसके बारे में याद है आपको कुछ? मुझे इतना याद है कि फिर मैं जब आया था तब कुछ आपका वो अ, यूथ को लेकर कुछ शो का यंग एंड कूल इंटरेक्शन, के नाम से हाँ, एक शो यंग एंड चलता कूल के था। नाम से वो चल रहा था। और आपका वो सेटअप भी बहुत अच्छा था। वहाँ पर थोड़ी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो थोड़ी प्रोफेशनल हाँ, मुलाकात हुई हाँ। थी कि हम कट टू कट एक शो में आए थे। फिर उसके बाद मेरी आपसे दूसरी मुलाकात हुई थी एक और पंजाबी चैनल के, एक पीटीसी पंजाबी में पीटीसी तब। पंजाबी के उस पे। और फिर वहाँ पर मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था। क्या है कि अ, जैसे रेडियो और वीडियो है ना, वीडियो में क्या है कि चेहरा दिखता है, रेडियो में चेहरा नहीं दिखता है। चेहरा नहीं दिखता। तो फिर मैं उस पॉइंट से सोच रहा था, क्योंकि जितने भी लोग रेडियो सुनते हैं वो सुनते हुए कई बार उसके फैन हो जाते हैं कि यार ये आवाज़ अच्छी लग रही है, ये ऐसा है। वीडियो में ऑलरेडी किसी का चेहरा दिखता है, वो आवाज़ के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, पर बंदा बाहर देख के पहचान लेता है कि यार इसको मैंने टीवी पे देखा है। राइट। पर रेडियो से कोई बंदा बाहर जा रहा है, तो उसको सुनने वाला तो उसको पहचान रहा है, पर अगर वो उसके बगल में भी खड़ा है तो उसको पहचान नहीं पाएगा। मेरा पर्सनली मानना है, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ना हमें फिर वो लाइवली ही साउंड रखना चाहिए, उसमें कोई बनावटपन नहीं होना चाहिए। बनावट की ज़रूरत पड़ती है हमें कहाँ पर, जब हमें पता है कि हमें इसमें ड्रामा डालना होगा। जैसे सपोज़ मैं अभी आपको बता रहा था कि यार जब आपको किसी कहानी में थोड़ा एक्सप्रेशन डालना हो तो आपको बना, जहाँ पर आपको लिसनर के साथ इंटरैक्ट करना है, जहाँ पे लाइव शो, वहाँ पे नॉर्मली रहिए। मतलब जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं। राइट। अब अगर मैं और आप ये बातचीत करें, अगर हम
कुछ पुराने हम मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके बातचीत करने के तरीके में भी ना थोड़ा-सा फॉर्मल, तो मैं ऐसा करना चाह रहा था और फिर ऐसा हुआ और जब मैं बाद में बात करूँगा तो वो फिर कुछ और टोन की फिर हाँ। वो ब्रेक करने वाली, तो जैसे हैं बस वैसे ही तो बात पाजी करनी मेरा चाहिए। बेसिकली मकसद भी स्टार्टिंग में यही है कि भाई को मैंने काफ़ी सालों से फॉलो किया एंड पहले शो में ठीक है हमें बताया कि ऐसे-ऐसे एक शो चल रहा है वहाँ पर 50-60 लोग आएँगे, आरजेस भी आएँगे, तब हमारी इतनी मुलाकात नहीं हुई। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मैं चंडीगढ़ आया था, चंडीगढ़ में रेडियो सुनना शुरू कर दिया और रेडियो में एक सितारा होता था आरजे पंकज और उस टाइम पे बहुत सबके सब आरजे जितने 4-5 आरजेस थे अलग-अलग रेडियोज़ में उनके नाम सब याद थे। तो एक दिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी जहाँ पर बहुत स्टार्स आते थे, हाँ, हाँ। तो लंबे-लंबे बाल आरजे पंकज साहब आते थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग से कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आते थे, रिकॉर्ड करते थे और चले जाते थे। मैं देख रहा हूँ मेरा इंटरव्यू चल रहा है, पीछे भाई साहब खड़े हैं, ऐसे-ऐसे देख रहे हैं, तो मैंने कहा सीनियर है मेरे, मैं पूछूँ इंटरव्यू के बाद में, "पाजी हेलो सर, आपसे बहुत कुछ" तो पाजी ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, मैं तो देख रहा हूँ ये टीवी में एंकर कैसे होता है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपको। तो वो बड़ा मज़ा आया था मेरे को सुन के। क्योंकि मैं वही आपको बता रहा था कि होते एंकरिंग दोनों जगह एक से एक में वीडियो आता है, एक में तो मैं देख रहा था कि आपका जो तरीका है, क्योंकि मैं और आप कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई बार मिले, हाँ, हाँ। कई बार वो बातचीत भी होती थी, तो शायद उस हिसाब से भी बॉन्ड बनता गया। और आज के टाइम में तो आप देखिए मनीष, चाहे वो टीवी है या रेडियो है, आज के टाइम में तो आपके सामने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मतलब जिसके हाथ में कैमरा है वो अपने आप में आज इन्फ्लुएंसर है। कैमरा नहीं चाहिए सर, मोबाइल ही चाहिए। आजकल सब तो बेसिकली जो पुराना मैं रेडियो मैंने बताया मैं सुनता था। बट अभी मैं या मेरे दोस्तों को बोलो कि रेडियो गाड़ी में चला के सुनते हैं, तो रेडियो काफ़ी कम हो गया अब। देखिए, अगर मैं कहूँगा कि कम हुआ है वो भी ज़्यादा ठीक नहीं होगा, लेकिन ये है कि अब आपके पास रेडियो के अलावा 4-5 चीज़ें और बड़ी हो गई जिन्होंने रेडियो को ओवरशैडो करने की कोशिश करी है। जैसे सपोज़ अब जब 2004-5 में जब ये रेडियो आया था, तो एकदम से मार्केट ऊपर आ गई थी। लोग सुनते थे, ड्राइव टाइम होता था। फिर लोगों के पास क्या होता है कि बीच में एड्स आती थी, फिर लोग आरजे से कंप्लेंट करते थे, आपके चैनल पे बहुत सारी एड्स आती है। तो उसका एक रीज़न ये भी होता था कि क्लाइंट भी वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे लिसनरशिप ज़्यादा होगी। ये वही एग्ज़ैक्टली। बात है जैसे हम सीरियल देखते थे, फ़िल्म देखते थे, फ़िल्म के बीच में एड आती थी, फिर हम थोड़ी देर ये सोचते यार यार एड आ गई, क्योंकि फ़िल्म इतनी पॉपुलर थी। सेम गोज़ विद रेडियो ऑल्सो। फिर उस टाइम क्या था कि लिसनर के पास कोई ऑप्शन नहीं होती थी कि उसको सुननी पड़ती थी, वो एड भी सुननी पड़ती थी। अब क्या हो गया कि आज के टाइम में अगर आप पिछले 10-12 साल की बात करें, आपके पास अलग-अलग म्यूज़िक ऐप आ गई, आपके पास अलग-अलग स्टोरी ऐप्स आ गई, मतलब आप उसको कहीं पर भी सुन सकते हो, कोई सा भी गाना सुन सकते हो। और दूसरा क्या है कि जब आपके पास वो ऑप्शन आ गई ना, तो अब आपको लगा कि यार मैं उस ऑप्शन पे क्यों मैं इतना एड्स के बीच में क्यों वेट करूँ? मैं तब तक ये अपनी अपनी एग्ज़ैक्टली। म्यूज़िक लगाता हूँ। और म्यूज़िक भी आपका गाड़ी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गया। एक टाइम पे तो ऐसा था कि मोबाइल पे ही लगता था। आपकी गाड़ी में सिर्फ़ एफ़एम चलता था, तो लोगों के पास ऑप्शन ये होती थी कि एफ़एम सुन रहे हैं उस टाइम पे। लेकिन अब आपका सीधा फ़ोन, जब आपकी गाड़ियाँ इतनी स्मार्ट हो गई कि आप सीधा उसी पे ही गाने सुनना शुरू कर देते हो। तो उस वज़ह से क्या होता है कि उस वज़ह से ऐसा लगता है कि रेडियो कम हो गया। अब सीरियल्स की भी बात करें हम, सीरियल्स पहले कितने बड़े-बड़े सीरियल्स अब आते तो थे, उनकी कोई ओटीटीज़ आ कहानी गए। नहीं होती हाँ, थी। हाँ। कहानी घर-घर की, क्योंकि सास भी कभी, एक टाइम पे उन्होंने ऐसा ऑरा क्रिएट कर दिया था कि हर जगह पर उन्हीं की बात होती थी। आजकल मुझे नहीं लगता कि किसी एक को कोई सीरियल भी याद होगा, खासकर तब अगर वो टीवी फ्रीक है। ओटीटी आ गया, उससे कहीं टीवी पीछे छुप गया, जहाँ पर आपके पास ये इंटरनेट, ये बाकी ऐप्स, म्यूज़िक ऐप्स आ गई, वहाँ पे रेडियो थोड़ा-सा ओवरशैडो हो गया। यहाँ पर काम करता है कि एक आरजे अगर अपने आप को थोड़ा-सा लोगों के साथ जोड़ के रखे, कि रेडियो कभी खत्म नहीं होगा। आज की जो जेन ज़ी है उनको चित्रहार और रंगोली का नहीं हाँ, पता हाँ, हाँ, होगा, हाँ। पर हमारे को उस चीज़ का पता है। वहाँ से ये डायमेंशंस अलग-अलग निकली। रेडियो का आप देखो, बच्चों का कोना आता था, या फिर सिबा का संगीतमाला, गीतमाला ऐसी आती थी। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको प्रोवोक करती थी, यार हमें भी कुछ ऐसा करना हाँ, है। हाँ। वो ग्रेस आगे बढ़ता गया, लेकिन अब क्या है कि आज के टाइम में ये चीज़ें जो है धीरे-धीरे रेडियो को थोड़ा-सा ओवरशैडो कर रही हैं। आप देखो इन्फ्लुएंसर्स कितने आगे, सॉरी माइक का निकल हाँ, जाएगा? आएगी आवाज़ आएगी। अच्छी खासी आवाज़ आ रही है। ये तो आपने तबला बजा दिया बात करते-करते। मेरी ना ये आदत, मैं अभी थोड़ा-थोड़ा अब अपने आप को थोड़ा वो शोले का ठाकुर बना रहा हूँ। हाँ, हाँ। क्या होता है, रेडियो पे जब शो करते थे ना, तो उसपे दिखता नहीं है जैसे, क्योंकि रेडियो सुन रहे हैं। तो मैं माइक से बात करता था। बात करते-करते मेरे हाथ चलते थे, हाँ, हाँ। और मैंने ये किया था, उसमें ऐसा हुआ था, ये हाथ चलते थे। एक्सप्रेशंस। हाँ, और ये हो गया। तो ये चीज़ ना कहीं न कहीं डेली रूटीन में भी आ गई।
हाँ, तो हाँ। बड़े टाइम से मैं जैसे अब कभी कुछ वीडियोज़ बनाता था, फिर मैं सोचता था नहीं यार अपने हाथों को थोड़ा-सा हाँ, हाँ। रोक के रखूँ मैं ज़रा। आपने किस टाइम पे रेडियो शुरू किया था? मतलब मैंने अगर शुरू किया था, अगर आपको सही बताऊँ तो रेडियो के साथ मेरा कनेक्शन शुरू हुआ था 1998 में। 1998 कौन-सी जॉब थी पहली? ये तब क्या था, तब मैं ये जो कमर्शियल जो न आई थिंक बिग में थे आप नहीं, यहाँ कमर्शियल तो 2006 में शुरू हुआ था, टू बट कॉलेज ग्रेजुएशन करने के बाद एआईआर की तरफ से ना यूथ के लिए निकलता था, यूथ हाँ, हाँ, प्रोग्राम्स, हाँ। युववाणी प्रोग्राम होता था। तो उस टाइम जैसे कॉलेज में डिबेट के लिए जाते थे, तो वहाँ पे बताया था कि यार तुम ये युववाणी का भी भर दो। तो होता ही यार कि आप राइट, तब आपके पास कोई और कोई बड़े प्लेटफ़ॉर्म नहीं, तो आपके लिए वो बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है कि लोग सुनेंगे। आप कॉलेज के अपने दोस्तों को, अरे मेरा प्रोग्राम आएगा, क्योंकि वो रिकॉर्डेड होता था, वो 2 हफ्ते बाद चाहे जब भी, तो आपके पास एग्ज़ैक्टली। डेट फाइनल होती थी। और तब उस टाइम मिलता था 150-200 रुपया चेक मिलता था। अपने लिए वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो 98 में मैंने वो 98 में वॉइस टेस्ट क्लियर हुआ था। तो देखा जाए तो वहाँ से शुरू हुआ था, और जो कमर्शियली शुरू हुआ वो हुआ 2006 में बिग के 2000 साथ। मेरे को याद है 2006 में आई थिंक आई वाज़ इन दिल्ली ओनली, ठीक है? लेकिन एक शौक ये भी था कि उस टाइम रेडियो बड़ा पीक आया था। नए-नए एफ़एम्स आए थे। उसी टाइम उसी के 2-4 सालों में ही रेडियो फ्लरिश हुआ था और लोगों तक पहुँचा था और इतना इतना हाइप हो गया था रेडियो का कि लोग चाहते थे कि मैं आरजे बनूँ। हाँ। तो मेरे को याद है कि वहाँ पर दिल्ली में एक बार भैया वैकेंसी निकली आरजे की ऑडिशन दो, ये दो। पता नहीं कितनी भारी भीड़ आई थी वहाँ पर सर। मतलब उस टाइम इतना क्रेज़ होता था कि आरजे बनने का और आरजे को मतलब एक माना जाता था कि हाँ भैया ये आउट ऑफ द बॉक्स है। एक्चुअल में क्योंकि बूम आता है, तो उसका ग्लैमर भी उसी तरीके से बढ़ता है। जैसे अब आपने कहा, जब मैंने भी रेडियो के लिए ऑडिशन दिया था, तो वहाँ पर भी कम से कम साढ़े 3-4 हज़ार की लाइन साढ़े लगी थी। 3-4 हज़ार? हाँ, तो मैं सोच रहा था यार, अगर सारे ही ऑडिशन देने आ रहे हैं तो सुनेगा कौन? अगर सभी आर्टिस्ट बनेंगे तो सुनेगा कौन रेडियो? बेस्ट टाइम था उस टाइम, जब ये 2006 से लेके और 2015 तक मैं कहूँगा कि मतलब बहुत ही चला मतलब पीक में सॉलिड चला। गया। हाँ, रेडियो अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी अभी फ़र्क आया है कुछ? मैं बता दूँ कि पाजी अभी फ्रीलांस करते हैं, आज़ाद हो चुके हैं, अब कोई जॉब नहीं कर रहे, अच्छी बात है, फ्रीलांस हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की कहानी भी है इनकी। वो कहानी भी थोड़ा-सा मैं टच करूँगा। हमारे मतलब मेरे को कनेक्शन लगता है कि जैसे आप स्ट्रगल कर रहे थे, हम भी बहुत बार ज़ीरो में आए, आप भी आए। ज़ीरो में आना बड़ा अच्छा होता है, ज़ीरो के बाद फिर राइज़ होना, राइट? वो सारी बात करो लेकिन अभी रेडियो की जैसे उस बात उसके लिए मनीष, मेरे को ये लगता है कि ना, अक्सर लोग जो है, चाहे वो आर्टिस्ट, चाहे वो टीवी का हो, रेडियो का हो, उनको हमेशा स्माइलिंग चेहरे ही अच्छे लगते हैं कि भाई स्माइल कर रहे हैं कुछ। अंदर क्या चल रहा है किसी को, वो उस चीज़ से कई बार मतलब नहीं होता। या फिर जो जैसे भी आपने कहा ना कि टफ टाइम में, कि मुझे किसी ने सुनाया था, ये बड़े मशहूर शायर साहब ने कहा है कि सहानुभूति की भीख भी देने लगे हैं लोग, यूं ना अपने दिल का हाल हर किसी से कहा करो। तो मैं वही पूछ रहा था डिफरेंस जो अभी आपने बोला 2016 तक रेडियो अच्छा पीक पे रहा, 2010 साल मतलब हाँ, काफ़ी हाँ, पीक हाँ। पे रहा। तो अभी आपके जैसे अब आप देखते हो रेडियो सुनते हो या आपके फ्रेंड्स होंगे, तो कोई फ़र्क है क्या आपके रेडियो में और अब पहले के रेडियो में? अब मुझे लगता है कि अब आरजेज़ पर काफ़ी प्रेशर आ चुका है। एक रेडियो जो चैनल है, उसको चलाने के लिए जो टीम्स होती है, तो वो प्रेशर कंटेंट पे बढ़ जाता है कि यार तुम ये चीज़ भी करो, तुम अपना ये वीडियो बनाओ, तुम इस तरीके से। अब वीडियो जो है वो अपने आप में क्रिएटिव चीज़ है। तो मुझे तो ये लगता है कि रेडियो को जितना सीक्रेट रखा जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, कि लोगों को थोड़ा वो थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी उठने दो उनके अंदर क्यूरियोसिटी, कि यार ये जिस आवाज़ को सुना है हमने, ये कौन है? कैसा है बंदा? क्या है? बट आपने जिस चीज़ को ओपन कर दिया ना, उससे प्रेशर बढ़ गया, उससे क्रेज़ खत्म हो गया। आप देखिए ना कि 80s के टाइम पर जितने भी ये फ़िल्म के जो एक्टर, हीरो-हीरोइन्स होते थे, इनको स्टार्स बोलते थे। क्यों बोलते थे स्टार्स? स्टार्स इसलिए बोलते थे कि वो दिखते थे, पर आप उन तक पहुँच नहीं सकते थे। ये फ़िल्म स्टार है, ये फ़िल्म स्टार है। इसीलिए बोलते थे कि आपको वो दिख रहे हैं, पर आप अब क्या बोलते हैं? सेलिब्रिटीज़। क्यों? क्योंकि अब आप उनके क्लोज़ हो। पास ही आ गया ठीक है? बिल्कुल। और आप ये देखिए कि वो इतना ज़्यादा क्लोज़ हो गए हैं कि उनका वो जो क्रेज़ था ना, वो भी अपने आप में कम हो गया है। तो कहीं न कहीं अब लोगों ने क्या किया कि अपने आप को उन मीडियम से जोड़ना ज़्यादा शुरू कर दिया, जिस पे उन्हीं की इंटरेस्ट की बात चल रही है। हाँ, हाँ। एक चीज़ और नोटिस कर रहा था मैं पता नहीं इनकरेक्ट हूँ या क्या, जो पहले के जो आरजेस हैं चाहे वो दिल्ली के हो, बॉम्बे के हो तो उन सब के नाम याद हैं हमें। दिल्ली के भी आरजेस के नाम याद हैं कई आरजेस। लेकिन आजकल बेसिकली कुछ ही आरजेस हैं जो अपने आप को चमका पाए हैं। डिपेंड करता है कि अब किसी ने अपना जो शो किया है, वो लोगों को कितना कनेक्ट करने में कामयाब हुआ है। हाँ, अब जो आपका थिएटर वाली आवाज़ है, उसको आप रेडियो पे यूज़ नहीं कर सकते। रेडियो की जो आवाज़ है वो आप थिएटर में यूज़ नहीं कर सकते। टीवी की जो आवाज़ है उसे आप डॉक्यूमेंट्री में नहीं यूज़ कर सकते, डॉक्यूमेंट्री वाली आप टीवी पे यूज़ नहीं कर सकते, और इसी तरीके से कहानी की जो आवाज़ है, उसे आप किसी रेडियो पे यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने बहुत सारे आर्टिस्ट को सुना होगा कि वो
किसी भी आर्टिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। पर गुलाम अली साहब को कोई कॉपी नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि वो अपनी एक गज़ल को किसी और ही अंदाज़ में गाते हैं। उनका हर बार अंदाज़ अलग होता है, क्योंकि वो राइट। क्लासिकल उन्होंने उस तरीके से सोच लिया है। ये जैसे एक गज़ल है कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। तो ये एक लाइन है, लेकिन तीनों वैराइटीज़। सेम गोज़ विद दी ये वॉइस वाला काम, कि आप जो लाइन यूज़ करना चाह रहे हो वो रेडियो पे अलग जाएगी, वो थिएटर में अलग जाएगी। ये भी एग्ज़ाम्पल ये करो ना भाजी। अभी मैं आपने गानों का एग्ज़ाम्पल सुन नहीं, नहीं, वही चीज़ है दिया। कि अगर सपोज़ अगर आप अगर कोई कहानी सुना रहे हो कि बात बहुत पुरानी है, एक राजा हुआ करता था जिसकी 3 रानियाँ थी, वो तीनों रानियों से बहुत प्यार करता था। अब ये कहानी जो है ये आपके स्टोरी टेलिंग के आई। थिएटर में जब आएगी तो वो थोड़ा-सा और लाउड हो जाएगी। बात बहुत पुरानी है, एक राजा था उसकी 3 रानियाँ थी। अगर मैं रेडियो पे इसको लाइव सुनाना चाहूँगा तो शायद कि तो यार आज मैं एक कहानी सुन रहा था, एक राजा था, उसकी 3 रानियाँ थी और वो तीनों रानियों से बहुत प्यार करता था। तो ये कन्वर्सेशन वाली आ गई। डॉक्यूमेंट्री आएगी, बात बहुत पुरानी है, एक राजा था, उसकी 3 रानियाँ थी। तो आप सोच रहे हो कि वो लाइन्स का वो अगर हम उस मतलब को पकड़ लेते हैं, तो हम हर जगह अपनी आवाज़ का एक्सप्लोर कर सकते हैं। आरजे बनने में क्या-क्या क्वालिटी चाहिए भैया? आरजे बनने में देखिए सबसे पहले क्वालिटी ये है कि अपने आप से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। मैं किस इमोशन पे स्ट्रॉन्ग हूँ? आपको एक बात सोचनी होगी कि मैं जो बात शुरू कर रहा हूँ, क्या मुझे पता है उसका एंड क्या होगा? मुझे कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ खत्म करनी है? क्योंकि कितनी बार आपके सामने भी अगर कोई आते होंगे, अगर वो आपको वीडियो को लेकर पूछते होंगे कि यार वीजे बनना है या कोई आरजे, तो अगर उनसे बोलते थे चलिए एक लाइन बोलिए, तो वो लाइन क्या बोलते थे? मैक्सिमम लाइन यही बोलते थे, हाय मैं हूँ XYZ और आप सुन रहे हैं ये वाला एफएम, और फिर लास्ट में टैगलाइन सुनते रहो, सुनाओ, लाइव बनाओ, दिल जियो दिल से, या ऐसे बस। आगे? बस आगे नहीं। रेडियो इतना तो नहीं चलता। इतना नहीं राइट। 24/7 बाय 365 डेज़ अगर कोई चैनल चल रहा है और उसमें आरजेज़ हर दिन कोई नई बात बोल रहा है, तो ये अपने आप में टफ जॉब है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो हम अपडेट रखें अपने आप को। जब मैं टीवी करता था राइट, तो हमारे पास ऑप्शंस होती थी या तो टेलीप्रॉम्प्टर होता था। तो आपके वहाँ पर भी कोई ऐसा सोर्स रहता था नहीं, जब नहीं, नहीं। क्या क्या प्रोसेस रहता था उस टाइम पे? अभी तो बड़ा डिजिटलाइज़ हो चुका है कि हाँ, पता है कि हाँ, कई बार स्क्रिप्ट्स लिख के जाते थे आप? नहीं। अब सपोज़ आपका मॉर्निंग का शो है। तो पहले तो हमारे को ये देखना होगा कि मॉर्निंग का मूड क्या है। लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर हाँ, रहे हैं, सुबह-सुबह चाय के साथ कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई सॉफ्ट से गाने चल रहे हैं, कोई लोग ट्रैफ़िक में फँसे हैं और वो चाह रहे हैं कि आज के दिन का कल क्या-क्या हुआ, ये चीज़ें। यानी कि ये है आपका ओवरऑल कंटेंट जो इसके इर्द-गिर्द आप खेलोगे। हाँ, फिर हाँ। आप न्यूज़पेपर निकालोगे, फिर उसमें से देखोगे कौन-कौन सी न्यूज़ जो है, किस तरीके की यूटिलिटी है। 1 घंटे में अगर एक आरजे 3 या 4 बार बोलता है, 1 डेढ़ मिनट 4 से लिंक्स हो गए 4 मतलब लिंक्स बाकी हो गए। गाने-वाने आ गए हाँ, ना? ठीक है। तो वो जो डेढ़ मिनट का एक लिंक है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि यार मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। यहाँ से मैं शुरू करूँगा और यहाँ मैं खत्म करूँगा, या इसको मैं आगे के लिए टीज़र मार दूँगा। अच्छा, ठीक है? वो आप पहले से प्लान करोगे। लॉस्ट नहीं हो सकते हो ना आप। तो तैयारी तो आपको करनी होगी। अब दूसरा क्या है कि जब लाइव रहता है सारा? हाँ? लाइव रहता है सारा? हाँ, लाइव मोस्ट ऑफ द टाइम जब आरजेज़ किसी कॉलर के साथ इंटरेक्शन नहीं है तो लाइव होता है। जैसे ट्रैफिक अपडेट है, सपोज़ अगर एक ट्रैफिक लिंक है, यूटिलिटी है, तो वो लाइव इसलिए होना होगा कि अगर आप 2:35 पर आप कहीं ट्रैफिक में फँसे हो और 2:35 पर लाइव वो लिंक है, तो मैं एकदम से बताऊँगा मटका चौक के पास इतना ट्रैफिक है, ट्रिब्यून के पास इतना ट्रैफिक है। तो आपको वो लाइव लगेगा। कॉलर को लेकर आप लाइव नहीं हो सकते। उसका रीज़न ये है। हाँ, हम लोग कई बार टीवी में चले जाते हैं लाइव, हाँ। ऑडियंस के साथ मतलब जहाँ पर तो लेकिन वो जो ऑडियंस है वो आपके सामने है ना, सामने आप तो उसको पकड़ तो लोगे अगर कि कोई भाई गलत क्या बोल रहा है भाई? है ना? यहाँ पे तो फ़ोन पे अगर कोई कुछ भी बोल गया, तो फिर तो क्योंकि आरजेज़ की जो वॉइस है अगर वो मास में जा रही है और कोई एक सेंसिटिव टॉपिक पे किसी ने कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया, तो वो तो आवाज़ जिसने बोला था वो तो गया। अब हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर हमने अब मान लो उसको लाइव ले लिया और बाय चांस वो किसी कॉम्पिटिटर का नाम ले गया, तो ये अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। कॉल में मस्ती बहुत होती होगी कॉल्स में। मतलब पहले गप्पे मारने भी आ जाते होंगे। ओ पंकज जी अपने अरे! गप्पा बड़ा मार रहा हाँ, हाँ, है फिर जी। फिर आप किसी को ये भी नहीं बोल सकते हो कि यार शो चल रहा है भाई, हाँ, अभी हाँ। थोड़ी देर के ये लिए होती मैं थी गप्पे मारने हाँ, आते थे हाँ, लोग। हाँ। अच्छा कई बार क्या होता है कि कई बार क्योंकि कॉल्स बहुत सारी आती थी और वो कॉल्स में आपको ना नंबर नज़र नहीं आता था कि किसने कॉल किया है, तो हम नंबर नोट करते थे। तो आधा टाइम कई बार लिसनर का यही होता था प पंकज जी आपके कॉन्टेस्ट का मैंने जवाब अच्छा आप अपना नंबर दे दीजिए मैं कॉल करता हूँ। नंबर आ गया होगा आपके पास? मैं कहा नहीं नंबर मेरे पास आया होता तो फिर मैं क्यों पूछता आपसे। अच्छा आप नंबर ले यार एक तो आप फ़ोन नहीं उठाते यार, ये बड़ी गड़बड़ है।
अच्छा, फ़ोन का क्या है कि वो उसपे एक साथ बहुत सारी लाइन्स ब्लिंक करती है। सपोज़ अगर आप सातों अगर मुझे कॉल करेंगे, हाँ, तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसपे सारी कॉल्स आएगी, आपको रिंग जाती रहेगी, तो आपको लगेगा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। वो सबके पास रिंग जा रही है। एक होता है ना बिज़ी टोन होती है कि वो कि यार आपने मेरे को कॉल किया, मैं कहीं और कॉल पे बिज़ी था, तो हाँ, आपको लगेगा कि कॉल बिज़ी है। लेकिन उसमें आपका रिंग ऑप्शन आ रही है, तो आपको लगेगा यार फ़ोन ही नहीं फ़ोन नहीं उठाते। उठा रहा। तो मोस्टली ये होता था। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती थी, फिर हम उनको बताते थे ऐसा है ये चीज़ें। कभी स्टूडियो आते थे, फिर हम उनको स्टूडियो भी दिखाते फिर थे। चेहरा दिखाते थे अपना। हाँ, फिर वो पर फिर वो वो मिस करते थे वो उस टाइम पे मतलब आप बोल रहे हो कि हाँ, बिहाइंड द आजकल तो डिजिटलाइज़ हो गए। आरजेस को थोड़ा-थोड़ा वेब के नहीं, थ्रू तब तब भी बहुत सारी चीज़ें आ गई थी वैसे। क्योंकि जैसे ये चैनल्स आए थे ना, तो आपका जो प्रिंट मीडिया था, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट था कि न्यूज़पेपर में आते थे, फ़ोटो न्यूज़पेपर आती थी, में आ गया आरजे कि यार पंकज ये इज़ कमिंग। आरजे है और ये ठीक है, तो उससे लोगों को पता था कि ये इस चैनल के साथ एसोसिएटेड है, ये इधर से है। होर्डिंग्स लगते थे बहुत बड़े-बड़े सर होर्डिंग्स मतलब भी लगे थे, हाँ, होर्डिंग्स भी लगते थे। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक क्रेज़ होता था। जब मैं 2-3 बार जब भी ऑफ़िसेस में जाता था, तो पैनल होता था एक। वो सारी चीज़ें आप खुद ही करते थे, गाने-वाने चलाने, हाँ, हाँ, ये हाँ, हाँ। चलाने, गाने की चॉइस भी आपकी होती थी क्या? नहीं, गाने की चॉइस हमारी नहीं होती है। तो ये सारा सॉफ्टवेयर सीखना हमारे देखो टीवी लाइन में क्या होता था कि हमने शो बनाया मैंने जैसे मैं प्रोड्यूसर भी रहा हूँ एंकर भी रहा हूँ तो मैंने शो का सोचा कि आज हाँ ये 1 घंटे के शो में ये 4 इंटरव्यू आ रहे हैं कभी कभी लाइव होता था वो ज़्यादा डेफर्ड स्टार्स के जब इंटरव्यूज होते तो डेफर्ड ही रहता था 2-2 दिन बाद या एक उस दिन शाम को चला दिया राइट तो पूरा बन जाता था कि हाँ ये 15 मिनट इनको दूंगा 15 मिनट इनको दूंगा लेकिन उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता था मेरे हाथ में मेरे को सिर्फ अपना परफॉर्म करना है इंटरव्यू करना है आना है और आके मेरी अपनी ये है कि मैं एडिट करूँगा। थोड़ा ज़्यादा शोज़ चलने लग पड़े, एडिट खुद भी कर सकते मैं तो चलो जनरली रफ कट खुद करता था, बाकी वो करते थे। तो आपका तो सॉफ्टवेयर लगता था मेरे को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था। वाज़ इट कॉम्प्लिकेटेड या मतलब मनीष वो वही बात होती है कि जैसे हम एक दूसरे का काम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ऐसा नहीं है। अच्छा, ये वही बात है कि जब हम ड्राइविंग नहीं सीखते तो हमें डर लगता है भाई गियर कब लगाना है या ड्राइव कब करना है, कब स्टार्ट करनी है, झटका तो जब नहीं शुरू लगेगा। हो गया? फिर जब आप एक बार कर देते हो फिर वही चीज़ है कि एक दूसरे के काम को थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि सपोज़ अगर आप भी काम कर रहे हो, आप किसी तरीके से अगर आपने कोई लाइन यूज़ करी है और प्रॉपर आपने एक पॉइंट से उठाया तो मैं सोचूँगा यार मनीष ये कैसे किया आपने? क्योंकि वो धीरे-धीरे आपको पता चल जाता है। और कई रेडियो बार में प्रोड्यूसर का कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत, इम्पोर्टेंट। बहुत बड़ा होता है। कई बार क्या होता है कि आप बड़े-बड़े शहरों में जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो बड़े-बड़े आरजेज़ हैं, वो सिर्फ़ गिने-चुने आरजेज़ ऐसे हैं जो अपना कंटेंट खुद करते हैं। खुद प्रोड्यूस करते हैं। खुद पहले और बहुत ही अच्छे तरीके से। उनमें से एक नाम जैसे मुझे दिल्ली की जो रौनक है, आरजे रौनक, मुझे उनका बेहद बढ़िया और बेहतरीन तरीका लगता है। वो जितनी स्पॉन्टेनिटी उनके शो में उतनी ही सिंसेरिटी है। बहुत जगह पे लोग क्या करते हैं, सुबह शो करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। वो सुबह शो करते हैं अपना, फिर दोपहर में बैठे होते हैं कि कल के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी है, किस-किस के साथ बात करनी है और शायद यही एक कारण है कि रौनक ने बहुत समय तक जैसा वो नाम है, वैसी ही रौनक बना के रखी। पता ही है मैं आपने तो वो कुछ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी पार्टिसिपेट किया। वो क्या कहानी थी? वो किस्सा क्या था? और उसमें 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 बड़ी मस्ती हुई होगी जो मेरे को बहुत, लग रहा है बहुत, और बहुत, कितने दिन का रिकॉर्ड था? एक बार ऑडियंस को बहुत, भी बता दो। बहुत वो था हमारा वो हुआ था कौन से चैनल पे थे तब आप? ये बिग एफएम में थे हम। हाँ, ये हाँ। 2008 की बात है और आफ्टरनून शो करता था, आरजे अनुभव मॉर्निंग शो करता था। तो बात चल रही थी कि उस टाइम ओलंपिक्स का दौर था, ओलंपिक्स चल रहे थे तो अपनी तरफ से रेडियो की तरफ से ना क्या होता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो ये आपके फेस्टिवल होते हैं, उस मोड को कैच करने के लिए ऐसी एक्टिविटी प्लान की जाती है। तो उस टाइम एक चला कि चलो भई एक लिम्का बुक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, उसमें आरजे जो है, एक आरजे होगा। तो हमारे टाइम में क्या हुआ कि मैंने उससे कहा कि मैं कहा तू कर ले यार। उसने कहा नहीं तू कर ले। तो बातों-बातों मैंने कहा मैं कहा चल फिर उन्होंने कहा कि जो टीम थी कहते आप 2 भी कर सकते हो। फिर मैंने उसको बोला मैं कहा यार करते हैं हम दोनों कर लेते हैं फिर तो। अच्छा टीम प्रॉपर टीम थी एक उन्होंने आपको जिन्होंने बोला रूल्स कि हाँ 2 भी है किसी जगह एक अ, है। बाद में उन्होंने बोला अच्छा फिर हम प्रैक्टिस करते रहे कि चल यार हम क्या-क्या चीज़ों पे बात करेंगे। और नहीं क्या रिकॉर्ड था बेसिकली? कंटिन्यूटी आपकी मतलब 4 दिन तक लगातार आरजेइंग करना। गाने चल रहे हैं, कोई बाकी और घर आरजेज़ नहीं नहीं जाना करेंगे। उस दिन। 4 दिन बाकी घर आरजेज़ शो नहीं करेंगे, हम ही उनका शो करेंगे। नॉन स्टॉप डे एंड नाइट आपको शो करना है। 24 घंटे रात के टाइम पे म्यूज़िक चल रहा है, उसमें भी हमारा शो चल रहा था वहीं और वो रहोगे, लाइव चल रहा था। वहीं रहोगे। हाँ, वहीं स्टूडियो में ही और इंटरेक्शन भी होगी उस टाइम पे? हाँ, लोग आते थे, हॉस्टल से हमें कॉल आती थी, लोग आते थे रात को मिलने के पूरा लिए। एक्सपीरियंस बताओ भाजी आई एम तो वेरी वेरी एक्साइटेड ये ये पूरा क्या हुआ? तो ये हुआ कि उस टाइम पहले तो आपका मेडिकल हुआ,
कि भाई ये फिट हैं, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमने उस चीज़ में बड़ा एन्जॉय किया। हम हॉस्पिटल गए, हमारा ट्रीटमेंट हुआ, हमें खाने-पीने को मिल रहा था। फिर एकदम से आया कहते यार अभी एक नई पॉलिसी आई है कि एक चैनल पे एक ही बंदा करेगा, अच्छा, दूसरा नहीं पहले जाएगा। 1 से पहले 2 उन्होंने बोला कि 2 कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि यार शायद थोड़ा डाइसी हो रहा है, यहाँ पे एक ही आरजे की। हमने कहा छोड़ो यार रिकॉर्ड-विकॉर्ड, अब जब हमने इतनी तैयारी करी हम दोनों करेंगे ही करेंगे। फिर हमने वो चीज़ छोड़ के हमने बोला कि हम तो करेंगे। हमने डिसाइड कर लिया और हमने फिर शुरू किया। अच्छा उस टाइम मीनाक्षी का 9 बजे का सेटिंग शो आता था और मीनाक्षी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम बहुत है बड़ी स्टार थी। और तो उसका टाइम बैंड था। फिर हम बात कर रहे थे कि भई हमें रात को भी मैनेज करना होगा क्योंकि तब बाकी आरजेज़ को बोल दिया गया था कि थोड़ा तब मीनाक्षी और हम सारे साथ ही थे। अच्छा, एक ही एक ही चैनल में थे। हाँ, हाँ। तो हमने सुबह से शुरू किया, हमने प्लान करना शुरू किया कि क्या करें। रात का टाइम हमने अनप्लग्ड म्यूज़िक का रख दिया। हमने लोगों को बोलना शुरू किया कि यार आओ, आप हमारे साथ गाओ, यहाँ स्टूडियो आओ। लोग रात को आते थे और फिर गाने चल रहे होते थे और लोग लाइव सुन रहे होते थे। सोचो आप 24 आवर्स आपका जो है कंटिन्यूटी में आपका शो चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं। 3 दिन तक तो हमारा ठीक चला वो गया मतलब। कपड़े-वपड़े लेके गए थे? कपड़े वगैरह तो लेके ही जाना था ना क्योंकि वैसे अगर कपड़े नहीं रेडियो पे दिखता किसी को तो कपड़े तो ले जाने थे। और फिर क्या होता था, हम शो कर रहे हैं और बाथरूम में एक-एक करके हम नहाने जा रहे हैं। उतने में भाई अभी आप ये गाना सुनिए, तब तक वो नहा के आ रहा है, तब तक मैं आपको यहाँ संभाल रहा हूँ, फिर मैं चल रहा हूँ, फिर ये। तो हमने वो लाइव फ़ील रखा हुआ था जिसमें घर वाला था और लोगों का इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिला था, चॉकलेट्स, कोई हमें मंदिर से गंगा जल लेके आ रहे हैं, कभी कोई कुछ कि आपकी सेहत अच्छी रहे और ये रहे और हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। जब 2 ढाई दिन गुज़र गए तो फिर ना क्योंकि यार अब कितनी ही देर आप थोड़ा-सा तो मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, लेकिन आँखें मेरी खुली है, पर मेरा ब्लर हो गया सब कुछ। मतलब मुझे दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर कि क्या है? और मैं हम क्योंकि गाने भी खुद ही मैनेज कर रहे, तो मैं एक गाना था और गाने कई बार कुछ चीज़ें ना आपको याद रह जाती है। वो गाना था जब वी मेट गई, ये इश्क हा तो मैंने सोचा इस गाने को मैं यहाँ ड्रॉप करता हूँ, दूसरे गाने को यहाँ ड्रॉप करता हूँ। बाई चांस मैंने ना वही गाने को 5 बार ड्रॉप कर दिया। यानी अच्छा, कि हाँ। नींद में ही? हाँ, क्योंकि वो ऐसा वो भाई ये क्या कर रहा है तू? ये 5 गाने कहते एक ही मैं कहा यार अनुभव ने वो उस चीज़ को बोला, मैं कहा तू इस साइड आ जा। फिर रात के टाइम हम लोगों को बुलाते थे, लोग आते थे, गाते थे और 4 दिन तक ये चलता रहा ऐसे सिलसिला और ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि उसके बाद क्या होता था कि आरजेज़ के साथ प्लान किया जाता है मीट एंड ग्रीट। तो एफआर में फिर मीट एंड ग्रीट था और ये न्यूज़पेपर्स वगैरह में सब में आ रहा था और ये अपने आप में ना बड़ा एक सेलिब्रेशन वाला मोमेंट था। फिर एफआर में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सारा लिसनर से भरा हुआ था और मैं यार वो फिर ख़त्म करके जब वहाँ गए तो वो बड़ा मज़ेदार था। मतलब वो टाइम बड़ा अच्छा था। तो एक्सपीरियंसेस रेडियो के साथ बड़े अच्छे-अच्छे रहे मतलब बहुत बढ़िया। खट्टे एक्सपीरियंस अच्छे तो बता बता दिए, खट्टे-खट्टे अब नहीं फिर खट्टे इन द सेंस आपकी लास्ट जॉब आप कहाँ कर रहे थे? लास्ट में कर रहा था ये अपना रेड एफएम के साथ। हाँ, हाँ। तो कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? अ, ठीक रहा मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा रहा क्योंकि बीइंग एन आरजे मेरे को बड़ी सारी चीज़ें ऐसा होता था कि अपने शो की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उसके बाद क्या होता है कि जब आप एक नए रोल पे जाते हो सो कि यू वर हेडिंग अ, आई वाज़ प्रॉपर हाँ, क्लस्टर हेड। क्लस्टर हेड हाँ, आई वाज़ क्लस्टर हेड और फिर मैं देख रहा था। कहते हैं ना कि यार हम किसी को क्या कहें लेकिन ये ज़रूर आप रियलाइज़ करते हो कि कहीं-कहीं ना आपको वाइब्स आनी शुरू हो जाती है कि कुछ तो यहाँ पर डाइसी जाएगा मामला। ये एक इनर आपका ना ये एक चीज़ आपके अंदर आती है क्योंकि क्या है कि आपकी जो यूएसपी है ना, जब आप उसको छोड़कर किसी और काम में जाना शुरू करते ऐसा नहीं कि वो अच्छा अपना एक्सपीरियंस नहीं था, अच्छा था। बट अगर मैं सोचूँ कि बीइंग एन आरजे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आपके आस-पास ना लोग जो होते हैं वो कई बार आपके ओहदे की वज़ह से जुड़ते हैं और कई बार आपके साथ दोस्ती की वज़ह से जुड़ते हैं। तो जो आपके साथ आपके नेचर और दोस्ती की वज़ह से जुड़ते हैं, वो हमेशा ही जुड़े होते हैं। और जो आपके ओहदे की वज़ह से जुड़ते हैं, जैसे ओहदा खत्म, खत्म। लोग खत्म। कोई शिकवा नहीं उनसे, पर वो आपको एक लेसन दे जाते हैं। क्योंकि वो आपके ओहदे के साथ जुड़ते हुए ना, वो आपके इतने क्लोज़ आ जाते हैं, आपको लगता है कि यार ये लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। वो आपको इतना इमोशनली वीक कर जाते हैं कि जब आप कोई एक ओहदे को छोड़ते हो, तो आप अपने आप को बड़ा अकेला-सा महसूस क्योंकि वो उन लोगों का काम आपके ओहदे से मोहब्बत थी। बड़े अच्छे-अच्छे उसके बाद कुछ लोग भी बड़े अच्छे मिले जो जुड़े, जिन्होंने फ्रीलांस शुरू कर दिया सारा। फ्रीलांस शुरू हुआ। बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके पोटेंशियल को, आपके काम को एक टफ टाइम में कोई रिकॉग्नाइज़ करता है। अदरवाइज़ क्या है इस इंडस्ट्री में एक बार आप बाहर होते हो, हाँ, हाँ। फिर अगर आपका कनेक्ट है किसी के साथ, राइट। तो आप इन हो सकते हो
बाकी आप में जितना मर्ज़ी पोटेंशियल है, पॉलिटिक्स जो है ना, वो बाहर-बाहर वो आपके सामने छुरी लेके चले, अरे हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करो, बाद में आपको पता चलता है यही बंदे आपको अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। जैसे हम कलिक की बात करते हैं, कलिक है, काव्य है, संजीव राणा, ये कुछ ऐसे अपने इर्द-गिर्द दोस्त थे, जिन्होंने आपको ना सपोर्ट किया, नहीं यार कुछ करते हैं। और वो जो एक्सप्लोर करना शुरू हुआ ना, हाँ, हाँ। फिर लगा यार ठीक है, थोड़ा ऊपर-नीचे चलता है, पर ये है कि काम हो रहा है, सुकून है। दुबई भी गए आप? दुबई भी मैं बीच में वो इस वजह से जाना होता है कि वहाँ पर भी एक्सप्लोर करना था, वहाँ से भी मैं रिकॉर्डिंग्स, वहाँ पे भी कुछ एक चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी। टफ वहाँ तो मतलब कहते हैं कि हाँ भैया पूरे वर्ल्ड का हब है बेसिकली, हाँ, वहाँ पर जाकर अगर एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी वो मिले तो बंदा। हाँ, मतलब कि कंट्री बहुत पीसफुल, बड़ी हाँ, ग्लैमर वाली सी और बड़ी स्मार्ट सी आप उसे कह सकते हो। मतलब लोगों में एक जो सिविक सेंस है वो बहुत स्ट्रांग है, आप बड़ा सेफ फील करते हो। तो अब जैसे वहाँ पर आपको लगता है, लेकिन क्या होता है कि आप चाहे आप जिस भी देश में जाओ, अपने देश से बढ़िया आपको कुछ लगता ही नहीं नहीं है। नहीं लगता, राइट। उसका रीज़न ये है कि यार हमें ना हमारे देश ने, हमारा देश खराब नहीं है, हमारी आदतें खराब है। देश तो फिर भी अच्छा है। आप देखिए हमारे पास हर तरह का जुगाड़ है। छतरी खराब हुई बरसात में तो छतरी ठीक करने वाला मिल गया। जूते का सोल निकल गया तो जूता ठीक करने वाला मिल गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश में ना त्योहार है। कहने का मतलब आप दुबई में रह सकते हो, पर अगर आपको त्योहार पसंद है, अगर आपको एडजस्ट, मेल-जोल पसंद है। हाँ, फिर भारत देश से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक तो दुबई का किस्सा मैं आपसे अभी पहले सुन रहा था। पहले उस वो बताओ भाजी, वो ऑडियंस में वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा किस्सा। मैं चाहता हूँ ऑडियंस भी सुन ले कि क्या-क्या हुआ, जाते ही इनको क्या सबक मिला? क्या होता है एक्सप्लेन। कि जैसे अब मैं और हाँ, आप फ्रीलांस कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि कहीं से कोई काम अपने आपकी फील्ड का मिल जाए, और खासकर इंटरनेट के जो आपके पास बहुत सारी साइट्स ऐसी है, चाहे वो जिसमें आप अपने क्रिएटिव काम को ढूँढने की कोशिश करते हो कि यहाँ पे कुछ है। तो ऐसे ही एक साइट के थ्रू मेरे को एक ऑफ़र आया था कि आप ये स्क्रिप्ट्स को, आपका वॉइस ओवर बड़ा सही आया है, आप इन स्क्रिप्ट्स को हिंदी में कन्वर्ट करो और उसके बाद इसका रिकॉर्ड करके हमें भेजो। 10 से 12 एपिसोड होंगे, 35-35 मिनट का एक ये ड्यूरेशन होगा, फिर आपका जो पेमेंट होगा उसको हम डॉलर में कन्वर्ट डॉलर। करके भेजेंगे। अब डॉलर की बात आती है, बंदा वैसे ही सोचता है चलो काम है। अच्छा, क्रेडिबिलिटी उनकी ये थी कि उन्होंने जब पायलट वगैरह जब उन्होंने सुना, उन्होंने उसके पॉइंटर्स बना के दिए कि जी ये चीज़ है। मैं को लगा मुझे लगा मैं कहा यार जेनुइन है लोग, कि आप ना एक दूसरा एपिसोड भेजिए। और फिर जब 6 एपिसोड मैंने उन्हें भेजे, 7वें एपिसोड पे मैंने उन्हें कहा कि ये जो टेक्निकल सी मैं कहा आपकी स्क्रिप्ट आ रही है, मैं कहा इसका ना पर्टिकुलर आपकी एक हिंदी में लाइन नहीं बन रही। कहते कोई बात नहीं, गूगल से आप इसको वो कर दो ट्रांस। कॉपी पेस्ट। फिर मुझे लगा यार ये थोड़ा-सा डाइसी है सिचुएशन। 8 के बाद मैंने उन्हें कहा कि अब आप जब 8 एपिसोड रात भर रिकॉर्ड करके मैं उधर भेज रहा हूँ, और आप सोचिए कि एक को ट्रांसलेट करना है, फिर उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करना है, फिर उसको आपको अपलोड करना है, तो इसमें बहुत चीज़ें जा रही थी। हाँ, हाँ। 8वें 9वें पे मुझे पता चला कि वो कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट होनी शुरू हो गई। स्क्रिप्ट के ऊपर कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, और थोड़े टाइम बाद 10वें एपिसोड तक पहुँचते-पहुँचते वही चीज़ गायब हो गई, और मैं वो स्क्रिप्ट लेके मैं कहा यार ये क्या? तो जैसे बोलते हैं ना ऑनलाइन फ्रॉड, ये सिर्फ ये हुआ तो इनडायरेक्ट वे में पैसे का भी, लेकिन ये मेहनत का भी फ्रॉड हुआ। और वो मेरे लिए इतना बड़ा झटका था। पर कई बार क्या होता है कि वो टाइम जो है आपको सिखा देते हैं कि सिखा यार देते हैं। अब अगली बार के लिए ऐसा नहीं करना है। ऑनलाइन की बात चल रही है भाजी, मतलब ठीक है, एंकर्स ज़ी ने ट्राई किया, आज तक ने ट्राई किया, एआई मॉडल बना दिया, एंकर आ गई, एंकर बात करने लग पड़ी, पर वो चला नहीं मोड। लेकिन आरजेस की लाइफ थोड़ी-सी टफ होगी बेसिकली। आरजे वॉइस ओवर्स भी देते हैं, ठीक है? जैसे आपने स्टोरीज़ बताई कि स्टोरीज़ करते हैं, लेकिन आप लोगों ने, कुछ लोगों ने एआई का इस्तेमाल करना शुरू करे। एआई में कॉम्पिटिशन लग रहा है आपको? आपकी स्पेशली एआई, मैं स्पेशली सच बताऊँ, वॉइस। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं ये मान रहा हूँ कि एआई अपने आप में एक बड़ा वॉइस वॉइस ओवर इंडस्ट्री से जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, रेडियो इंडस्ट्री के लिए, वो उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। उसका रीज़न ये है, आप ये सोचिए कि अगर एक काम को एक डबिंग आर्टिस्ट, एक प्रॉपर डबिंग हाँ, आर्टिस्ट हाँ। जिस काम का एक उसने चार्जेस सपोज़ 5 टू 10,000 30,000 उसने रखा है, एआई के थ्रू आप उसको 100 से ₹150 में करके दे रहे हो, तो उस बंदे का तो वो काम खत्म हो गया ना। लेकिन ये इतना नहीं चलेगा। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि एआई का एक पर्टिकुलर टोन है। या तो ये है कि वो फ्लेक्सिबल, अभी आप देखो इंस्टाग्राम पे एक पर्टिकुलर टोन चलती है। आज के बाद में ऐसा होगा, ये चीज़ देखने को लगेगी। आप ये इतना, चाहे वो आपका सिर के बाल बढ़ाने की बात हो, चाहे वो रामायण की बात कर रहा हूँ, महाभारत की बात कर रहा हूँ, एक ही टोन होती है। महाभारत काल में ऐसा हुआ था। तो लोग थोड़े टाइम तक तो उसको कर सकते हैं, पर वही चीज़ है, एक्सपेरिमेंट लोग आने वाले समय में पता नहीं क्या पता किस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी कर दें। तो मैं स्ट्रांगली तो यही चाहता हूँ कि
इस चीज़ का जितना कम यूज़ हो वही ज़्यादा, क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, पर किसी का काम अगर रुक रहा है या कुछ ऐसा है वो चीज़ अपने आप में इसका, लेकिन इसका देखिए इंसान ने ही चीज़ें बनाई है, इंसान ही सॉल्यूशन निकालेगा। या तो उसी हिसाब से तभी मैं कहता हूँ ना कि हमें भी अपने आप को सॉफ्टवेयर ही मान के चलना होगा कि हम भी अपने आप को अपडेट करते रहें। हम इस दौर में ना रहें कि यार हमने तो ये किया था, हमने वो किया था। क्योंकि अगर हम उसमें रह गए तो आगे क्या कुछ हो जाएगा, हम वहीं तक रह जाएँगे। तो नहीं, अपने मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, तो हम लोग एड्स के लिए कभी वॉइस ओवर चाहिए होता है। तो मैंने ना मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे को मालूम था साला ये इकोनॉमिकल पड़ रहा है कि अगर मैं आरजे से कराता हूँ इतना फलाना-फलाना अमाउंट देना पड़ेगा, दिल्ली की आरजे से कराता हूँ, फीमेल से कराता हूँ इतना देना पड़ेगा। मैंने भी ट्राई किया, मैंने एआई से वॉइस ओवर लिया, बट आपको जान के खुशी होगी, मेरे क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया। उसने ये बोला भैया ह्यूमन टच नहीं आ रहा। तो ह्यूमन टच जो आप बात कर रहे हो अभी तक तो मेरे को जो सबसे लैकिंग रहेगा उसके बाद तो हमने वो ऐप का मेरे ख्याल से हमने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था। एक ही बार ट्राई किया, अगली बार नहीं। रियल वॉइस ही हम ले रहे हैं फिलहाल तो। तो वही चीज़ मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक वो लोकल अगर अब ये इमोशन की बात है। हाँ, इमोशन नहीं आ रहा आपके इमोश आपके क्लाइंट को इमोशन की ज़रूरत थी, उसको वो इमोशन फ़ील नहीं आया। पर जैसे हम जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, जो आज की जनरेशन जो 2000 की बात की, उनके इमोशंस बहुत अब स्मार्टनेस वाली कैटेगरी में चले गए। हो सकता है उनको इमोशन की ज़रूरत ही ना हो, उनको लगे कि हाँ, ये भी चलेगा, कुछ ये भी हो सकता है। इमोशन टच क्या है कि जो आपके दिल को छू जाए, जो आपको अरे यार! ये बात हुई। अब अगर हो सकता है आने वाले टाइम में जो इमोशंस जो है आप देखो ना कि आप सबसे ज़्यादा सन्नाटा आपको लिफ्ट में मिलेगा। आप लिफ्ट में जाओ, लिफ्ट आपको फर्स्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर से आपको 6th या 4th तक ला रही है। इतनी सी आपका डिस्टेंस है। पर उसी बीच में आप ऐसा महसूस करते हो जो आपके सराउंडिंग लोग खड़े हैं कि यार मैं क्या करूँ? हम फ़ोन में अननेसेसरी फँस जाते हैं। हम देखते भी नहीं हमारे आस-पास कौन खड़ा है, क्योंकि हम अपने आप को बाहर ही नहीं करना चाहते हैं। अदरवाइज़ क्या होता था, बस में भी अगर आप जा रहे हो, एक सीट पे आप बैठे हो, सामने वाली सीट पे कोई बैठा तो आप वैसे ही पूछ लेते थे, और ये कहाँ जा रहे हो भाई साहब? चाहे वो सफ़र लंबा होता तो इंटरेक्शन होती थी। अब वो नहीं है। अब मोबाइल ने बड़ी सारी चीज़ों को खत्म कर, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस वज़ह से इमोशन जो ड्राइव हुए हैं, तो कह नहीं सकते कि आने वाले टाइम में एआई का क्या फॉर्मेट होगा, लोग उसको किस तरीके से लेंगे। आर्टिस्ट के लिए और क्रिएटिव बंदे के लिए बहुत ज़्यादा शायद यही एक रीज़न है कि बच्चन साहब है, चाहे वो अनिल कपूर जी हैं, जग्गू दादा हैं, जिन्होंने बोला कि हमारी वॉइस हमारे बिना यूज़ नहीं होगी। उसका रीज़न भी क्योंकि आपने भी देखा होगा, एक सचिन तेंदुलकर ने कुछ टाइम पहले बोला था कि यार उनका डीप फेक यूज़ करके, अभी मैंने महेंद्र सिंह धोनी का भी देखा। तो बहुत सारी, सबका तो रहा आप ये देखिए कि ये आप उस फील्ड में जुड़े हो या हम इस फील्ड में जुड़े, तो हमें पता है कि यार ये मिसयूज़ हुआ है वॉइस को लेकर। लेकिन जो मास है उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसके लिए यही है कि धोनी है, क्योंकि वो इतना पर्टिकुलरली नहीं देख रहा है और शायद उसने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। पर महेंद्र सिंह धोनी अगर, या फिर जो लेजेंड है इतने बड़े-बड़े, जिनको पता है कि यार वो किसी एक ऐसे प्रोडक्ट को नहीं बेचना चाहेंगे जो जिससे सोसाइटी में अगर हार्म जा रहा है या नुकसान जा रहा है, वो उसको नहीं बेचेंगे। पर अगर उनकी इमेज को वैसे यूज़ किया जा रहा है तो लोगों के लिए वही चीज़ है। ये वही बात आती है जैसे अक्षय कुमार ने एक बार बहुत साल पहले मना कर दिया था कि वो सिगरेट के ब्रांड को नहीं करेंगे। हालाँकि उनकी एक एक कटआउट लगा था रेड एंड व्हाइट का जब आया था, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मेरे को ये करने नहीं किया। लेकिन आज के टाइम में अगर एआई के थ्रू उनकी वॉइस के साथ कोई वीडियो बन जाता है जिसमें सिगरेट स्मोक करते हुए, नो डाउट हम भी यही कहना चाहेंगे स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, पर हम फिर वैसे के एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि एआई ने वैसा थ्रेट पैदा कर दिया, तो इसके ऊपर एक कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई फील। बहुत सारे ऐप्स आती हैं उसमें कहानियाँ होती हैं, कहानियों में नरेशन होती है, नरेशन के बाद भैया बड़े इमोशंस डाले जाते हैं। तो वो कैसे करते हो भाजी? वो वॉइस ओवर्स कैसे देते हो? क्या होता है प्रोसेस? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे एक आरजे अपनी एक शो करता है, वो लाइव शो करता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे इसी तरीके से जो हम कहानियाँ करते हैं, उसका राइटिंग टीम अलग होती है, उसके अंदर म्यूज़िक डालने वाली टीम अलग होती है, उसको ओवरऑल डायरेक्ट करने वाला अलग बंदा होता है। हम सिर्फ़ एक वॉइस पढ़ते हैं, तो वो कहानियाँ जो आती है, स्क्रिप्ट आती है, तो मेरे पास जो मेरा पूरा सेटअप है, वो सेटअप सिर्फ़ यही है, मेरा फ़ोन। और ये फ़ोन ऐसा सेटअप है, मैं इसी में ये रिकॉर्ड करता हूँ। आईफ़ोन में? हाँ, मैं इसी में रिकॉर्ड करता हूँ, इसी में एडिट करता हूँ, माइक इसके साथ कनेक्ट होता है, और क्योंकि स्मार्टफ़ोन में आजकल बड़े सारे फ़ीचर्स आ गए, इसको एडिट एडिट करके वो सारी स्क्रिप्ट मैं इसमें पढ़ रहा होता हूँ, फिर वहीं से अपलोड होता है, फिर वहाँ से दूसरी टीम के पास पहुँचता है, जो म्यूज़िकल टीम होती है, वो इसमें म्यूज़िक डालती है, फिर तीसरी टीम के पास। तो ओवरऑल हमें भी ये पता नहीं होता कि ये कब तक ये चीज़ें चलेगी। तो आज तक मैं जो ये स्टोरीज़ कर चुका हूँ, कम से कम 10 से 12 स्टोरीज़ जो हैं, जिनकी कम से कम एक के तो 1200 से ज़्यादा एपिसोड्स थे। एक के 250-300 एपिसोड्स थे, कुछ बायोग्राफ़ी थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही सारी तो आईफ़ोन में रिकॉर्ड करते हो? मतलब कोई रिकॉर्डर नहीं, कोई साउंड प्रूफिंग नहीं, कोई स्टूडियो नहीं। सब ये हैट्स ऑफ है क्योंकि भाजी। ये अपने आप में ये अपने आप जुगाड़ में स्टूडियो है। ऐसा नहीं है क्योंकि आपके पास फीचर्स अगर आपके पास आ गए हैं, आप अपना सेटअप एक घर में रखते हो, चाहिए क्या आपको?
आपका माइक कनेक्ट होना चाहिए और आपके साउंड प्रूफ वो साउंड होनी चाहिए। अब उसको एडिट करने के लिए अगर मैं किसी और बंदे को बोलूँगा, उससे अच्छा है कि मैं खुद ही एडिट करके भेजूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप क्वालिटी वाला काम दे रहे हो, क्वांटिटी अपनी आप बढ़ेगी। बट अगर हम क्वांटिटी पे फोकस करेंगे तो क्वालिटी मर जाएगी, और क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो वो अपने लिए रिस्क है। क्वालिटी अगर अच्छी है तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी। सेम ये चीज़ अगर हम मान के चले ना, तो चीज़ें अपने आप सॉर्टेड रहती हैं। मैंने एक और चीज़ अभी इनफैक्ट काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि आपने कई बार डायलॉग में ना वेरिएशन निकालते इमोशन आवाज़ के साथ तो निकालते हो, लेकिन एक्सप्रेशंस हैं वो भी चेंज होते हैं। जैसे आप बोल रहे हो हाथ उठाने की, तो एक्टर नहीं बनना चाहते थे कभी आप? मैंने वैसे स्टार प्लस का एक सीरियल किया था, कश्मीर सीरियल, बहुत पहले आया था। कश्मीर सीरियल किया था मैंने, और कश्मीर के बाद मैंने डीडी वन के कुछ सीरियल्स किए थे। जो चंद्रकांता एक सीरियल आता था बहुत हाँ, पहले, हाँ। उसके डायरेक्टर थे बहुत पॉपुलर, सुनील सुनील जी। उनको किसी ने रिकमेंड किया था कि कोई थिएटर का लड़का है, आप उसके साथ शो कीजिए, उसको आप तो मैंने अपना फ़ोटोशूट वगैरह मुंबई में करवाया हुआ था, और ऐसे ही बैठे हुए थे ऑडिशंस के लिए। तो मुझे को किसी ने रिकमेंड इसलिए किया था क्योंकि मैं वहाँ पे थिएटर की क्लासेस भी देता था, मॉडल्स, एक्टर्स को। तो उन्होंने बताया था कि हमने आपका नाम रिकमेंड किया है कि आप एक बार मिल के आइए उनसे। मैं आपको बता रहा था कि रिकमेंडेशन मैटर करती है। तो मैं उनसे मिला, तो वहाँ पर देखा बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे हुए थे, और कुछ एक चेहरे ऐसे भी बैठे थे जिनको आपने देखा हुआ था टी अरे यार! ये भी बैठे हैं। क्योंकि हम तो एक उससे गए ना, ओह भाई ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। और उसमें कौन थे? उसमें बिंदु दारा सिंह जो है, बिंदुसार सिंह, हाँ। वो भी थे। तो हमारे लिए तो उस टाइम उनको ये लगता था कि अरे दारा सिंह के लड़के हैं यार, ये भी हो, तो वहाँ बैठे हुए थे। तो मेरे दोस्त ने उनको बताया था कि ये थिएटर क्लासेस देते हैं, और इनकी कॉमिक टाइमिंग और कॉमेडी टाइमिंग बड़ी सही है। तो जो डायरेक्टर साहब थे वो दूसरे बंदे को मुझे समझ के बात कर रहे थे। अच्छा। क्या तुम्हारा बहुत तारीफ़ सुना यार, बड़ा बोला तुम्हारा, तुम थिएटर वगैरह करता है। तो वो भी, उसने भी थिएटर किया, तो कहा हाँ जी, हाँ जी। अरे बहुत सुना यार, अच्छा लग रहा है तुम्हारा लुक। इशारा, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। लेकिन क्या है ना, आजकल चैनल्स में ऐसा चिकना-चिकना चेहरा चल रहा है, ऐसा क्लीन-क्लीन शेव, फिर चाहे काम हो या ना हो, ऐसा चल रहा है, क्या करें अभी। पर होएगा तो बताएँगे। तो फिर हम जैसे जाने लगे, फिर उनका कॉल आया मेरे को वापस से, तुम पंकज हो? मैं कहा हाँ जी। अरे तुम्हारे बारे में तो बोल रहा था मैं, साला कहते उसको बोलता गया, वो कॉम्प्लीमेंट जो मैं तुम्हें देना था वो उसको दिया। कहते अच्छा। तुमने बोला क्यों नहीं उस टाइम पे? मेरे को उन्होंने लोकेशन पे बुलाया फिर। फिर क्योंकि हम नॉर्थ के, थोड़ा-सा हिचकिचाहट रहती है। शूट चल रहा था, और उन्होंने फिर बाकी सबको अरे सारे सुनो भाई, ये देखो सिम्प्लिसिटी वाले लोग ऐसे आए हैं, ये थिएटर क्लासेस देते हैं। और इन्होंने उस टाइम नहीं बताया जब मैं बोल भी रहा था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मुंबई जो है ना, वो इल्यूजन वाली इंडस्ट्री है। तुम जो नहीं हो ना, वो दिखाओ। जो तुम हो वैसे मत रहो। अगर तुम ऐसे रहोगे तो पता नहीं चल पाएगा। तो ये बड़ा एक लेसन वाली बात थी। तुम्हारा जो शूट रहेगा ना, वो मैं खुद करूँगा। तो वो मेरा बिंदु दारा सिंह के साथ एक शूट था। तो मैं उनको देख के भी थोड़ा खुश हुआ। क्या होता है, रोल आपका छोटा है, बड़ा, बट आपके वो एक्सपीरियंस में जुड़ जाता है। एक्सपीरियंस, बड़ा राइट। अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, होता है हाँ। ना। तो बाद में मैं जब आने लगा, अब हमारे पास उस टाइम गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, तो बिंदु दारा सिंह ने बोला कि कहाँ रहते हो तुम? मैं कहा जी मैं गोरेगाँव रहता हूँ। चलो, चलो मैं छोड़ दूँगा तुम्हें। तो मेरे को बड़ी वो लगी यार, कैसे बोलूँ मैं? अरे चलो, चलो मैं ड्रॉप कर दूँगा तुम्हारे को। फिर मैं गया, और अंदर ही अंदर आपके लड्डू फूट रहे थे। उस टाइम तो ये भी नहीं थे, आजकल क्या है, आप थोड़ी-सी अचीवमेंट होती है फटाफट से इंस्टाग्राम या उस पे डालते हो, तो आप इसी में खुश थे। कोई भी चीज़ हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको थोड़ा-सा बड़ी चीज़ें सिखा देता है। फिर क्या हुआ, एकदम से रेडियो इंडस्ट्री का बूम आ गया था, और रेडियो मुझे एक ऐसा मीडियम लगा कि इसमें ना आपकी एक्टिंग होती है, इसमें आपके गाने होते हैं, इसमें सब कुछ होता है। मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म, तो इसलिए मेरा ज़्यादा झुकाव ना रेडियो की तरफ हो गया। मुझे लगा कि यार, जो भी चीज़ें करनी है ना, अगर आपको एक्टिंग भी करनी है तो आप एक्टिंग भी कर सकते हो, अगर आपको एंकरिंग करनी है आप एंकरिंग कर सकते हो। वही बात आती है, जैसे अब मैं कहानियाँ करता हूँ, तो वो आपकी एक एक्टिंग है जो ऑडियो एक्टिंग है, या जब आप लाइव शो करते हो, तो ये सारी चीज़ें एक पूरी चीज़ों का एक जो समावेश है वो रेडियो। तो इसलिए वो रेडियो की तरफ मेरा झुकाव अभी तक, मैं अभी भी ना अपने आप को, मतलब अगर कहीं से भी कोई रेडियो की बात होती है तो मुझे बड़ा मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत हो फ़क्र हो जाती जाता है। है। हाँ। हमें भी आपकी एक एक फ़िल्म इंडस्ट्री से, चाहे आपने सीन ऑन कैमरा नहीं दिया, लेकिन आपकी डबिंग वगैरह देखी है भाजी। हाँ, 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 हाँ। कौन-सी फ़िल्म की ऑडियंस को बता वो दो बेसिक। वो मैं हूं ना फ़िल्म है शाहरुख खान की, और तब मैं बॉम्बे में एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर ना जितनी फ़िल्म्स बड़ी-बड़ी बन रही है, उतने ही प्रोजेक्ट्स अभी रुके भी पड़े हैं। रुके भी वो पड़े। किसी भी वजह से रुके पड़े हो सकते ओके। हैं, डेट्स की वजह से, फाइनेंस की वजह से, बड़ी सारी, लेकिन ये बाहर के लोगों को तक नहीं पता चलता। उनके लिए जो पर्दे पे दिख रहा है वही तक फ़िल्म है, लेकिन उसके अलावा, तो जब तक ये वही बात आती है कि जब जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं,
है ना? इससे पहले जब आप प्लान भी कर रहे होगे तो आपने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया होगा, क्योंकि किसी प्लान को एग्ज़ीक्यूट होने में कितना टाइम लग जाए पता नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि यार मैं आपने कहा कि यार आप और कलीग कब शुरू कर रहे हो? मैं कहा करना तो है, लेकिन मैं उसको एकदम से टेंटेटिव डेट इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि उसमें हो सकता है कितना टाइम हो सकता है वो पहले ही हो जाए, बाद में हो जाए। सेम चीज़ ऐसी तो मैं हूं ना फ़िल्म के टाइम पे एक फ़िल्म करने वाला था मैं, कॉलेज वाली फ़िल्म। और फिर उन्होंने बताया कि डबिंग भी आपको सीखनी चाहिए। तो मैं गया उधर, और राकेश रंजन जी एक बहुत बड़ा नाम है हाँ, हाँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री का, और उनको मैंने देखा। तो जब मैं डबिंग के लिए जा रहा था, इधर को बमन ईरानी जी भी बैठे हुए थे, और मैं उनको देख के बड़ा खुश हुआ। मैं कहा सर आपका चंडीगढ़ में एक प्ले हुआ था, गांधी जी करके प्ले आया था उनका एक। और यस, यस, बहुत बहुत पोलाइटली उन्होंने बात करी। तो और बड़ा डिसेंट बोलते कोई नहीं, आराम से होगी डबिंग। और उन्होंने जब मेरा कोई सीन आना था, तो सीन देख के मैं, क्योंकि एक्साइटमेंट में मैं थोड़ा पहले, फिर वो राकेश जी बोलते आराम से पंकज, आराम से होएगा। सीन को देखो, उसको उसके एक्सप्रेशंस देखो, वो कितना चिल्ला रहा है, कैसा लग हाँ। रहा है। फिर मैंने वो चिल्लाया, मैं कहा मैं ये कर लूँगा जी, खुद कर लूँगा। कर लोगे? व्हिstलिंग वगैरह कर लोगे? मैं कहा हाँ, हाँ। तो मैंने वो सारा जो सीन है ना, अगर आप कभी नोट करोगे, या बेबी वो सेम सीन में एक आपको बार मेरी, पूरा याद मेरे है को कुछ? लाइन याद नहीं है। लकी, ओ लकी, चल यार। अब उसके चल या बेबी वो, ये सीन है। अगर आपको कभी वो क्लिपिंग मिलेंगे, बल्कि वो क्लिपिंग ज़रूर जोड़ना हाँ, तो वो क्लिप से आपको लग जाएगा। 2-3 सीन है उसमें। एक ज़ाहिद खान का एक और सीन आता है जब वो उससे अमृता से कहता है कि यार मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, चलो वो मना करती है कि मैं नहीं जा सकती तेरे साथ प्रॉम नाइट के लिए। तो जो दोस्त आता है बोलता है, लकी चल तू चल रहा है प्रॉम नाइट के लिए? नहीं यार मेरा मन नहीं है। अरे मैं 2 टिकट्स लाया था, वो लाइन्स भी मेरी है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम वो आर्टिस्ट से मिले, पर हम डबिंग में, क्योंकि वॉइस का काम है वो वैसा है। और वॉइस की जो अब तो ख़ैर आप देखो साउथ की कितनी फ़िल्म्स आ चुकी है। कितनी फ़िल्म्स की डबिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है। जैसे आप हिंदी बाहुबली में। लो, हाँ, हाँ। आपका ये अभी जो कौन-सी आई थी ये पुष्पा लो, पुष्पा में जैसे आपके श्रेयस तालपड़े ने की है, या बाहुबली में उन्होंने शरद ने करी है। तो आज के टाइम में ये इंडस्ट्री बढ़िया, और इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे कर दिया। अब इन्होंने बहुत प्रोफ़ेशनल तरीके से कर दिया है। तो इंडस्ट्री में ये अपना एक आप एक्सपीरियंस था अपने जो मोबाइल से करोगे जो भी करोगे डबिंग। नहीं, नहीं, वो तो ख़ैर वो पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि कहानियाँ जो है वो आप मोबाइल से कर सकते हो। पर जो आपके लिए फ़िल्मों की जो डबिंग है, डबिंग है ना, वो उसके लिए एक्सप्रेसिव। तो आपके पास स्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीन पे जो सीन चल रहा है, वो किस सेंस में चल रहा है, वो चीज़ें थोड़ी अलग है। आयुष्मान खुराना आपके दोस्त हैं, वो भी बेसिकली आरजेइंग करते थे, एक्टर बने, उन्होंने गाने का कीड़ा भी निकाल दिया। आपके साथ भी मैंने अभी देखा था रिसेंटली, भैया बर्थडे केक काट रहे हो आप उनके साथ। वो भूले नहीं आपको? बड़ा सितारा बनने के बाद आपको नहीं हाँ, भूले। क्योंकि आयुष्मान की सबसे बेस्ट बात ये, मैं जितनों से भी मैं मिला हूँ, उसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो जितना बड़ा सितारा बना है ना, उतना ही बेहतरीन इंसान है वो, उतना ही अच्छा। उतनी ही रिस्पेक्ट से वो बात करता है, उतने ही अपनेपन से वो बात करता है। और शायद मैं इसीलिए ना बहुत कम जगह ज़िक्र इस तरीके से कर पाता हूँ कि जो कुछ अच्छे रिश्ते हों ना, उसपे कभी किसी की नज़र ना लगे। नज़र ना लगे। लेकिन वो हाँ। केक वाली कहानी क्या है? मतलब वो स्पेशली आगे वो नहीं, नहीं, वो स्पेशली क्या है कि बर्थडे पे कई बार आपको समझ नहीं आता कि यार बर्थडे पे क्या करना है, लोग बात कर लेते हैं कि यार हैप्पी बर्थडे है। तो उस दिन मैं अपने रिकॉर्डिंग करके वापस आ रहा था, फिर मुझे आयुष्मान का कॉल आया, और उसने कहा कि पम भाई कहाँ हो आप? मैं कहा यार मैं बस निकल रहा था। बोलते क्या कर रहे हो बर्थडे पे? चंडीगढ़ की बात है। चंडीगढ़ की बात है, क्योंकि मैं अकेला ही होता हूँ आजकल। मैं कुछ नहीं यार, बस घर की तरफ निकल रहा हूँ। बोलते कहाँ सेलिब्रेट करूँ? मैं कहा यार क्या सेलिब्रेट करना, मैं कहा बस अपना मस्त, मैं कहा अभी काम से। तो घर आ जाओ आप मेरे। तो उसने मुझे घर पे बुलाया, और उसने घर पे एक छोटा-सा वो जो सरप्राइज़ प्लान किया था। वो कहते हैं ना कि एक कोशिश जो दिल को छू जाती है। मैं जब भी उससे बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये चीज़ महसूस करता हूँ कि कंटेम्परेरी, मैं उससे भी कहता हूँ कि जैसे वो कृष्ण सुदामा की एक बॉन्ड था ना, वैसा मैं उसके साथ महसूस, क्योंकि वो ना वो सिंसियर है काम को लेकर, वो दोस्ती को लेके बहुत सिंसियर है, वो हर चीज़ को लेके बहुत सिंसियर है। और मैं उसी चीज़ में हमेशा ये दुआ करता हूँ कि ये जो वो अपने आप में बहुतों के लिए इंस्पिरेशन है। आज भी मैं जब सबसे बात करता हूँ, मैं सबसे बात यही करता हूँ कि, या जैसे कई लोग बोलते हैं यार आपने कभी उनसे बात नहीं करी कि काम, मैं कहा यार देखो, वो मेरे लिए मेरा एक भाई है, वो मेरे लिए एक दोस्त है, जिस हिसाब से वो मेरे से बात करता है हाँ। ना? और मैं उसमें उसी में खुश रहना चाहता हूँ। मैं उस चीज़ का दिखावा नहीं करना चाहता हूँ। मैं उस दिखावे के बीच में ये नहीं चाहता हूँ कि कभी मेरे और उसके बॉन्ड में कभी ये चीज़ लगे। तो मैं उसको उसी तरीके से सँभाल कर रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो जैसा है, वो वैसा ही अच्छा लगता है बस, और क्या। बाकी हम सभी अपनी-अपनी किस्मत को लेकर, अपनी-अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं, बस आगे बढ़ते रहते हैं। और
ये चीज़ हमें ज़रूर बताती है कि दोस्ती में आप बहुत से लोगों को कमाते हो, उनमें से कुछ हीरा है, उनमें से कुछ सोना है और वही आपके इर्द-गिर्द होते हैं, वही आपको ताकत देते हैं, वही सबसे बड़ी उनमें ताकत से है। नाम है एक आयुष्मान खुराना हाँ, आपकी हाँ। बुक लिस्ट में, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। चलिए एनीवेज़ जाते-जाते भैया आपके पास माइक भी है, आज बड़े दिनों बाद कुछ याद आया कि हाँ, भैया मैं आज शो का कुछ मुझे अगर मैं एंड करना चाहूँगा तो मैं कुछ गुनगुनाते हुए ही एंड करना चाहूँगा। ये महेश भट्ट साहब की एक फ़िल्म आई थी डैडी और उसमें ये ग़ज़ल अनुपम खेर पे पिक्चराइज़्ड है। हाँ, ये बहुत अच्छी लगती है। उसी की लाइन पे गुनगुनाना चाहूँगा। मेरा फ़न फिर मुझे बाज़ार में ले आया है। ये वो जहाँ है कि जहाँ मेहर वफ़ा बिकते हैं। बाप बिकते हैं और लख्त जिगर बिकते हैं। कोख बिकती है, सर बिकते हैं, दिल बिकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑडियंस ने भी बहुत ज़ोरों-शोरों से तालियाँ मार दी होगी। लेकिन बहुत मज़ा आया मनीष ये मैं सीख पाजी मेरा अभी इनिशियल है, अभी सीख रहे हैं। आई होप मैंने ठीक किया होगा, पता नहीं आई मैं डोंट सोच रहा नो। हूँ मैं भी यही बोलता हूँ कि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ क्योंकि नहीं ये सीखना चलते रहना चाहिए। क्योंकि वो मैं आपको कह रहा था ना कि हमें एक अपडेट वर्ज़न रखना चाहिए अपना क्योंकि कल को क्या पता कौन-सी चीज़ कब आ जाए और हम उसके साथ चलते रहें। तो आप सोचो कि आपने सीखते-सीखते इतना अच्छा कर लिया जब आप सीख लेंगे फिर तो आप कमाल वो नहीं, करेंगे। नहीं पाजी अभी सीख रहे हैं, आप जैसे मुझसे नहीं, सीख नहीं, रहे हैं, नहीं, नहीं जो आप आते हैं यहाँ पर। आप अपने आप अपनी फ़ील्ड में माहिर हैं और ये तो वही बात है कि जैसा आपने कहा वही चीज़ मैं सेम आपके लिए कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात अरे करके। सेम हियर, सेम हियर। एनीवेज़ पंकज भाई लास्ट क्लोजिंग लाइन फ्रॉम यू फॉर दिस पॉडकास्ट क्योंकि मैं क्लोजिंग नहीं दे रहा हूँ, आजकल जितने मेरे गेस्ट आ रहे हैं वही क्लोजिंग देते हैं। मैं इसे क्लोजिंग नहीं कहूँगा, मैं इसे टू बी कंटिन्यूड कहूँगा। उसका रीज़न ये है कि आपका ये जो सफ़र शुरू हुआ है, इस सफ़र में जो भी लोग आएँ वो नए-नए एक्सपीरियंस लेकर अपने आपके साथ शेयर करें और जिस तरीके का आपने सेटअप लगाया हुआ है, फ़ील एट होम वाला ये अभी बातचीत में ऐसा लग रहा है तो जब ये लोगों के सामने जाएगा तो ये तो और भी कमाल का होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे बहुत मज़ा आया, इस बहाने आपसे मुलाकात हुई। यादों के पिटारे में बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी आपको फ़ोन करूँगा और कहेंगे चलो बैठते हैं एक-एक अरे कप चाय हो जाएगी और आपके साथ पॉडकास्ट हो जाएगा। वो चीयर्स कर लेते हैं सर। अभी चीयर्स तो चीयर्स। चाय हो जाए। आहा!